इससे पहले 2 क्लासेस आ चुकी है, क्लास 1 क्लास 2, जिसमें मैंने क्लास 1 में जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इश्यूज़ है सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, और सेकंड में पार्लियामेंट के बारे में बताया। आज जो हम देखने वाले हैं वो है सेंटर स्टेट रिलेशन। ये पूरा ख़त्म हो जाएगा आज। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो PT 365 पॉलिटी के नाम से 2022 वाली। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो पहला जो न्यूज़ है वो है इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट। तो मैंने रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने नोटिफाई करा है जुरिडिक्शन गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा और कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड, जो कि आंध्र प्रदेश ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर आता है 2014 का। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि दोनों बोर्ड ने कर लिया है नोटिफाई। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न क्या है इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट के अंडर, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 7 शेड्यूल में आता है। 7 शेड्यूल में आपको पता है 3 लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट। तो उसमें जो आपकी लिस्ट, स्टेट लिस्ट की पहले बात कर रहे हैं, उसमें से एंट्री 17 की बात करते हैं, आपका वाटर जो इशू है। तो इसमें वाटर में क्या क्या आता है, वाटर सप्लाई आता है, इरिगेशन आता है, कैनाल आता है, ड्रेनेज होता है, एम्बार्कमेंट आता है, तो बड़ी सारी चीज़ें। यूनियन लिस्ट मतलब सेंटर की जो लिस्ट है, जिसमें सिर्फ सेंटर ही अपना जो रोल है वो देखता है, वो सेंटर ही अपना पावर है सेंटर पास कि वो सारी चीज़ें कर सकता है। तो उसमें एंट्री 56 ये पावर देता है सेंटर को कि वो रेगुलेशन और डेवलपमेंट कर सकता है इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैलीज़ की, एक्सटेंड कर सकता है उसको भी, और ये पार्लियामेंट डिक्लेयर कर सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कर सकता है, लोगों की भलाई के लिए। आर्टिकल 262 प्रोवाइड करता है एडजुडिकेशन डिस्प्यूट का या किसी भी कंप्लेंट जो रिलेटेड हो वाटर, इंटर स्टेट रिवर्स या रिवर वैलीज़ के। पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइड करता है कि नाइदर सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट इज़ टू एक्सरसाइज जुरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डिस्प्यूट और कंप्लेंट। इसलिए मतलब है कि पार्लियामेंट के पास ही पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास तो नहीं है, ना कोई भी अदर कोर्ट के पास है कि वो एक्सरसाइज कर सकता है इस डिस्प्यूट के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसमें मेंशन है, ठीक है। पार्लियामेंट के पास 2 लॉज है जो उन्हें इनैक्ट करे थे। पहला है रिवर बोर्ड एक्ट 1956, जो प्रोवाइड करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिवर बोर्ड्स, रेगुलेशन डेवलपमेंट के लिए, इंटर स्टेट रिवर्स के लिए, रिवर वैलीज़ के लिए। रिवर बोर्ड्स जो है इस्टेब्लिश होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और रिक्वेस्ट आती है स्टेट गवर्नमेंट की जो कंसर्न है। इसके अलावा इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 का जो एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो सेटअप करता है ट्राइब्यूनल, एडजुडिकेशन की बात करता है इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट। जो डिसीजन है आपका ट्राइब्यूनल का वो फाइनल है, वो बाइंडिंग है पार्टीज़ पे जो डिस्प्यूट पे है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखो तो रिसेंटली इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल जो है लोकसभा में पास हुआ था, जो बेसिकली रिप्लेस करता है डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म जो एक्ट के अंडर है, और सेटअप करता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, और एक सिंगल परमानेंट ट्राइब्यूनल करता है डिस्प्यूट सेटलमेंट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेजर डिस्प्यूट जो है, आप मैप पे देख सकते हो, पॉज करके भी देख सकते हो। तो यहाँ पे रिवर 20 है और सतलुज है। तो यहाँ पे स्टेट जो कंसर्न है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। फिर आपका नर्मदा में स्टेट्स जो कंसर्न है वो है MP, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। फिर आपका मडेल में है मंदोवी या महादवी। यहाँ पे स्टेट्स कौन कौन से हैं, गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र। फिर आपका कृष्णा की बात करें तो ये स्टेट कंसर्न्स कौन सा है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। परियर जो आपका तमिलनाडु और केरला साइड है। कावेरी में बात करते हैं कावेरी रिवर की, तो यहाँ पे कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी। गोदावरी में आपका स्टेट्स कौन कौन से कंसर्न है, आप देख सकते हो लेफ्ट से राइट पे जा रही है। यहाँ पे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, उड़ीसा, मध्य प्रदेश है। फिर आपका आता है वमासुदरा, तो ये स्टेट्स कौन से, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो ये सारी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल डॉक्ट्रिन्स और रूल्स जो गवर्न करते हैं वाटर डिस्प्यूट को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है डॉक्ट्रिन ऑफ रिपारियन राइट्स। ये इन्फोसाइज करता है, रिकग्निशन देता है इक्वल राइट्स को जो कि होते हैं यूज़ ऑफ वाटर्स बाय ऑल
ओनर्स जो लैंड अब्यूट कर रहे हैं एज अ रिवर, और जितने भी चीज़ें हैं जो रिजल्ट नहीं कर रही इंटरफेरेंस विद राइट्स ऑफ एनी अदर रिपेनियन ओनर्स। थ्योरी जो है आपका एब्सोल्यूट टेरिटोरियल सॉवरेनिटी, वो भी इम्पोर्टेंट है इसका। हारमैन डॉक्ट्राइन, इस डॉक्ट्राइन के अंदर रिपेनियन स्टेट डू अवे कर सकता है विद विच प्लीजेस विद इट्स वाटर विदाउट रिगार्ड टू इट्स अफेक्ट ऑन अदर को रिपेनियन स्टेट। यहाँ पे थ्योरी ऑफ प्रायर अप्रोप्रिएशन की बात करें तो ये स्टेट करता है कि फर्स्ट यूजर जो पुट करता है वाटर को बेनिफिशियल यूज़ में करता है, इस्टेब्लिश करता है एक प्रायर राइट, और सब्सिक्वेंट यूजर्स को देखता है जो कि सिर्फ अप्रोप्रिएट में देखते हैं जो बचे कुछ यूज़र्स हैं। थ्योरी ऑफ कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, ये आर्ग्यू करता है कि रिवर जो पास कर रहा है सेवरल स्टेट्स में वो एक ही यूनिट है जो ट्रीट करा जाएगा, और सिक्योर करता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स वाटर। इसके अलावा यहाँ हुआ डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटेबल अपॉर्चनमेंट, ये स्टेट करता है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जो है सेटल होगा ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी राइट्स के। डिटर्मिनेशन जो इक्वल राइट्स के हैं वो इनकम्पास करते हैं सोशियो इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द स्टेट, बेनिफिशियल यूज़ ऑफ वाटर। ये जो डॉक्ट्राइन है ये वाइडली यूज़ होता है इंडिया में। इसमें एग्जांपल दिया है कि जो जजमेंट है इंडस कमीशन की या कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल की या नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल की, उस इन केसेस में इक्विटेबल अपॉर्चमेंट यूज़ हुआ था। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है इसी वजह से। थ्योरी ऑफ इक्विटेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इंटर स्टेट वाटर्स ने ये बात करता है कि जो स्टेट है वो हर बेसिन स्टेट को वो इंटाइटल है कि वो रिस्पॉन्सिबली और इक्विटेबली जो उसका शेयर है बेनिफिशियल यूज़ ऑफ वाटर रिवर में, रिवर बेसिन में। यहाँ पे हेलेंस्की रूल लागू होता है 1966 का, जो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड था। इसके अलावा कंपेनियन रूल भी है यहाँ पे जो आउटलाइन करता है कि क्या ज़रूरत है वाटर की कि वो एक्वाफायर को देख के। ये एक अंडर वाटर वाटर है या फॉसिल वाटर है जो डिटरमाइन करता है रीजनेबल इक्विटेबल शेयर। इसके अलावा बर्लिन रूल्स 2004 के ये अडॉप्ट करा गया था इंटरनेशनल लॉ एसोसिएशन के द्वारा। प्रोवाइड करता है बेसिन स्टेट्स जो मैनेज करता है वाटर को इंटरनेशनल ड्रेनेज बेसिन पे, और इसमें ड्यू रिगार्ड होता है ऑब्लिगेशन नॉट टू कॉज सिग्निफिकेंट हार्म टू अदर बेसिन स्टेट्स, ये भी इसमें रहता है इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट इंडिया में क्या है। रिसेंटली असम और मेघालय गवर्नमेंट ने आर्ग्यू करा है कि वो सेटल डाउन करेंगे जो बड़े टाइम से चलता आ रहा है इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट 6 एरियाज़ में। तो पहले तो हम मेघालय के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। मेघालय जो है असम से निकला था और उसको जो फुल फ्लेज स्टेटहुड मिला था वो 1972 में मिला था। ठीक है, और यहाँ पे 884 किलोमीटर्स का जो बॉर्डर है, यहाँ पे 12 पॉइंट्स है डिस्प्यूट के जो 2 स्टेट्स के बीच में है, जिसमें ये आपका बड़े सारे एरियाज़ आते हैं। कैमरूप मेट्रोपॉलिटन और हैलाकांडी डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्प्यूट जो है कि आए थे मेघालय गवर्नमेंट से और रिफ्यूज़ कर रहे हैं एक्सेप्ट द असम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1966 और 69 सॉरी, तो ये 69 का जो एक्ट है इसको रिफ्यूज़ कर रहे हैं। रीसेंट जो डिसीजन आया था वो आया था कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल रीजनल कमेटी, जो दोनों स्टेट ने रिजॉल्व करने की बात करी थी इस इशू को, तो उससे आया था। तो ये इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैप पे भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे अभी भी डिस्प्यूट चल रहा है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न जो है इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट का बहुत पुराना और ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन है वर्ल्ड का। यहाँ पे जो प्रेजेंट डे इंडियन यूनियन है वो फॉर्म हुआ था जब 550 प्रिंसिपल स्टेट और ब्रिटिश टेरिटरी आई थी। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया था 1953 में, जिसने डिवाइड करा था इंडियन टेरिटरी को 14 स्टेट्स में और 6 यूटीज़ में। इनिशियल की बात कर रही है। फिर आपका जो आता है सब्सिक्वेंट रीऑर्गेनाइजेशन, टोटल नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न इंडिया में जो है 28 है और 8 यूटीज़ है। जो डिवीज़न है ये विदाउट क्रैक्स है यहाँ पे सर्टन बॉर्डर्स पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला जो है यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट जो है कुछ एरियाज़ में, जैसे हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच में है। परवाणु रीजन है यहाँ पे पंचकुला में, उसके वजह से विवाद है।
दूसरा जो है महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में है, बेलगांव डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे लार्ज मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन है। ये पार्ट था बॉम्बे प्रेसिडेंसी का बिफोर कमिंग अंडर कर्नाटका 1956। कर्नाटका में आ गया था 1956 में। तीसरा आपका हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच में है, जो कि सराचू के लिए है, जो कि ले मनाली हाईवे के बीच में। फिर आपका फोर्थ है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। उड़ीसा और वेस्ट बंगाल आप देखो, जो अगर कोस्टल एरिया आता है दोनों, मतलब कोस्ट पे रखते हैं लोग, कोस्टल एरिया नहीं बोलो। तो यहाँ पे जो आपका डिस्प्यूट है, बंगाल की बात करें तो यहाँ पे भी इश्यूज़ हैं रिगार्डिंग मेनलैंड बाउंड्रीज, और यहाँ पे एक आइलैंड है कनिका सैंड्स आइलैंड जो बे ऑफ बंगाल में है, इसकी वजह से डिस्प्यूट बहुत है। उसके बाद आपका हरियाणा पंजाब है चंडीगढ़ के ऊपर, ठीक है। फिर आपका कर्नाटका केरला है जो कासरगोड के ऊपर है। ये पार्ट है केरला का जिसमें मेनली ये कन्नड़ स्पीकिंग पीपल है। फिर आपका गुजरात राजस्थान है मानगढ़ हिल के ऊपर। इसी के साथ ये ख़त्म हो जाती है। एक्टिव और डोरमेंट है, मतलब कि एक्टिव वाला जो है हिमाचल है, हरियाणा है, और महाराष्ट्र कर्नाटका वाला है, बाकी सब चल रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी 7 शेड्यूल में। तो 7 शेड्यूल हमने वैसे ऊपर देख लिया था थोड़ा थोड़ा, इससे ऊपर वाला, ठीक है, जिसमें हमने देखा था 3 लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है, कॉन्करेंट होती है। तो इसमें क्या न्यूज़ है, 15 फाइनेंस कमीशन चेयरमैन ने कॉल करा था एक रिव्यू करने के लिए कि जो 7 शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्यों, क्योंकि पैंडमिक जैसी चीज़ें हैं वो बहुत ही नई चीज़ है, तो उसको कैसे डील आउट करें, तो जो चैलेंजेस है क्लाइमेट चेंज या पैंडमिक, उसको कैसे संभालें, इसके लिए कॉल करा था। तो ये इंपॉर्टेंट है न्यूज़ में। आर्टिकल्स देख लेते हैं 7 शेड्यूल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला है 246 इंपॉर्टेंट है, लेजिस्लेचर पावर है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की ऑन द सब्जेक्ट जो 7 शेड्यूल में आते हैं। ब्रॉडली ये बेसिकली रिलेटेड है नेशनल इंपॉर्टेंस जो एलोकेट हुए थे यूनियन, और बड़ी सारी एंट्रीज जो लोकल कंसर्न में एलोकेट हुई थी स्टेट्स को। सरकारी कमीशन के हिसाब से कॉन्करेंट लिस्ट जो है सब्जेक्ट जो है वो ना तो वो एक्सक्लूसिव है नेशनल कंसर्न के लिए, नहीं वो लोकल कंसर्न के लिए, इसलिए वो ग्रे एरिया में है, ठीक है। यहाँ पे जो शेड्यूल है वो 3 लिस्ट है इसमें। लिस्ट 1 है यूनियन लिस्ट, जहाँ पे पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव कॉम्पिटेंस है, जिसमें डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, रेलवेज, बैंकिंग जैसी चीज़ें आती है। यहाँ पे 100 नंबर है और ओरिजिनली 97 थे ये, मतलब 3 बाद में बढ़ा दिए गए। लिस्ट 2 जो स्टेट लिस्ट है, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर देखती है, उसका एक्सक्लूसिव कॉम्पिटेंस है, पब्लिक ऑर्डर है, पुलिस है, पब्लिक हेल्थ है, सैनिटेशन है, बेटिंग है, आपकी गैमलिंग है। 61 था यहाँ पे ओरिजिनली, या सॉरी यहाँ पे अभी 61 है, पहले 66 थे, तो मतलब यहाँ से 5 कम कर दिए। फिर आपका लिस्ट 3 आता है कॉन्करेंट, जिसमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों की, मतलब दोनों के पास कॉम्पिटेंस है। तो आप सोच रहे होगे 5 कहाँ चले गए, तो 5 यहाँ जो स्टेट्स से है वो कॉन्करेंट में चले गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले 47 थे, 52 हो गए। तो एजुकेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल जो है, फैमिली प्लानिंग, ये सब, क्रिमिनल लॉ, सारे कॉन्करेंट में आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी बोरिंग पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो पिछले साल पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, लास्ट ईयर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज़ करी है बोरिंग लिमिट फॉर स्टेट, जो कि 3% थी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये 3% थी, अब 5% कर दिया। न्यूज़ में और क्या है कि आउट ऑफ 5% 1% जो है रेस करा था, जो लिंक करता है, देखता है, दिखाता है प्रोग्रेस 4 सेट ऑफ रिफॉर्म्स में। पहला है 1 नेशन 1 राशन कार्ड, फिर आपका ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, फिर आता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन, और 4th है अर्बन लोकल बॉडी रेवेन्यूज़। तो पॉलिसी जो इंसेंटिवाइज करता है स्टेट्स को कि अडॉप्ट कर सकता है प्रोग्रेसिव पॉलिसी, अवेल करता है एडिशनल फंड्स को। ओवरऑल 23 स्टेट्स जो अवेल करता है, एडिशनल बोरिंग करता है अवेल, जो कि है 1.06 लाख करोड़ की, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट भी है, जैसे FRBM एक्ट है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जो इनैक्ट हुआ था 2003 में, और ये सेटअप करता है टारगेट्स गवर्नमेंट के लिए कि वो रिड्यूस करते हैं फिस्कल डेफिसिट को। फिर एक्ट प्रोवाइड करता है आपका रूम डिविएशन को फ्रॉम एनुअल फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स कुछ सर्टन कंडीशन में। फिर फिस्कल डेफिसिट जो है यहाँ पे टारगेट करा गया है 6.8% GDP का 2021 से 22 में। गवर्नमेंट का एम है कि वो रिड्यूस करेगा फिस्कल डेफिसिट को 4.5% ऑफ GDP बाई 2025 से 2026 तक। बोरिंग पावर्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट, तो यहाँ पे सेंटर की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आर्टिकल 292 जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अनरिस्ट्रिक्टेड पावर है कि वो बोरो करे सब्जेक्ट से टू लिमिट बाय पार्लियामेंट। तो स्टेट के बारे में बात करें तो सेम आर्टिकल है, पावर लिमिटेड है एक्ट में ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शन की बात करें तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सेंटर के पास, वो बोरो कर सकते हैं आउटसाइड से भी, मतलब अब्रॉड से बोरो कर सकते हैं कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी। पर स्टेट बोरो कर सकता है लोन डोमेस्टिकली, मतलब वो बाहर से नहीं कर सकता, सिर्फ अंदर से ही कर सकता है या तो सेंटर से पूछ सकता है। ठीक है, तो ये अंतर आया था, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देख लो कि गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मतलब रिस्ट्रिक्टेड पावर ही नहीं है, अनरिस्ट्रिक्टेड है, कितना भी कर सकते हो। अदर रिस्ट्रिक्शन क्या है, नॉन एप्लीकेबल है इसमें, तो सेंटर में। स्टेट में क्या है कि वो बोरो कर सकते हैं फ्रॉम अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। और एक और चीज़ है कि आर्टिकल 293 के हिसाब से स्टेट रेज नहीं कर सकती बोरिंग सेंटर के कंसर्न के बिना। ठीक है, मतलब सेंटर की कंसर्न ज़रूरी है अगर उनको बोरिंग बढ़ानी है। अगर जो लोन है आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, कंडीशन ये भी है, इफ़ इट हैज़ एनी लोन आउटस्टैंडिंग जो रिपेबल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि सिंपल सिंपल से बात है, अगर मान लो मेरा लोन चल रहा है सेंटर के साथ, तो फिर मैं और बोरो नहीं कर सकता क्योंकि मैं पहले वाला ही नहीं पे कर पा रहा। सिंपल सिंपल बात है। ठीक है, और क्या न्यूज़ है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जो है स्टेटस ये इम्पॉर्टेंट है। SCS स्पेशल असिस्टेंट मेजर जो है एक्सटेंड करा गया था आंध्र प्रदेश तक, और यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात करते हैं। SAM जो है प्रोवाइड होगा कोई भी वे ऑफ पेमेंट ऑफ लोन या इंटरेस्ट जो एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स पे साइन करा गया, डिस्बर्स करा गया ड्यूरिंग 2015-2016 टू 2019-2020 बाय द स्टेट। SCS पहले बार आया था 1969 में, ये क्लासिफिकेशन सेंटर ने दी थी जो असिस्ट करता है डेवलपमेंट ऑफ दो स्ट्रेटेजिक दो स्टेट्स जो फेस करते हैं जोग्राफिकल या सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज हिली टेरेन्स को, स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल बॉर्डर्स के साथ इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस, नॉन वाइबल स्टेट फाइनेंसेस। 14 फाइनेंस कमीशन जो है रिस्ट्रिक्ट करता है SCS को नॉर्थ ईस्टर्न या 3 हिली स्टेट्स में। SCS के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करता है 90% स्टेट एक्सपेंडिचर का सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में, और एक्सटर्नली एड करता है, और यहाँ पे रेस्ट जो 10% है वो दिया जाता है लोन टू स्टेट्स, जिसमें 0% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इसके अलावा कुछ जो मनी अनस्पेंड होता है वो लैप्स नहीं होता और वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। स्टेट्स जो जिसके पास SCS है वो एग्जाम्प्ट है कस्टम ड्यूटी से, कॉर्पोरेट टैक्स से, इनकम टैक्स से, या कोई भी टैक्सेस जो अट्रैक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट को। इनर लाइन परमिट की बात करें, इनर लाइन परमिट, तो यहाँ पे लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने स्क्रैप करा ILP सिस्टम जो इंडियन नेशनल्स के लिए है जो विजिट कर रहे हैं प्रोटेक्टेड एरियाज यूनियन टेरिटरी के लिए, और बूस्ट करते हैं रूरल टूरिज्म के लिए, अंडरलाइन इंडियाज सॉवरेनिटी। तो फॉरेनर्स जो जिनका इंटेंशन है कि वो विज़िट करें प्रोटेक्टेड एरियाज, वो उनको ज़रूरत है परमिट की, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, जिसकी वैलिडिटी एक्सटेंड कर दी है 7 to 15 डेज़ की। ILP एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो इशू करता है स्टेट गवर्नमेंट, जो अलाउ करती है इंडियन सिटीजन को कि वो ट्रैवल कर सकते हैं स्टेट में अंडर IPL। ठीक है, इनर लाइन परमिट जो है यहाँ पे कुछ लिमिटेड टाइम के लिए होता है। ये सिस्टम जो आया था ये 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आया था, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम। ये इंडिया में यूज़ होता है ताकि जो इंडिजिनियस कम्युनिटी है नॉर्थ ईस्ट को उसको प्रोटेक्ट करा जाए, और गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, मॉनिटर करती है इन चीज़ों को। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो आपका आता है ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशंस एक्ट 1873 से आता है, जहाँ पे ब्रिटिश ने फ्रेम करे थे रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शन, जो कि एंट्री दिखता है, रेगुलेशन दिखता है, और बेसिकली आपका आउटसाइडर को जो डेजिग्नेटेड एरियाज़ पे बात करता है। ये जो
चीज़ है, प्रोटेक्ट करती है किंग्स की क्राउन्स की जो कमर्शियल इंटरेस्ट में है, प्रिवेंट करती है ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को जो ट्रेड करती है इस रीजन्स में। ठीक है, आईएलपी देख सकते हो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, पूरा जो आपका ईस्ट वाला हिस्सा है वो पूरा जो रेड कलर में या जो भी कलर है, रेड कलर ही लग रहा है, हाँ, इसमें है आईएलपी रिजिम में। तो मुझे आईएलपी चाहिए होगा ताकि मैं ये घूम सकूँ, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो स्टेट गवर्नमेंट अलाउ करती है इंडियन सिटीजन को। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने क्रिएट करा है एक नया डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है मालेरकोटला। ये 23rd डिस्ट्रिक्ट है स्टेट का। तो पावर, आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये पावर है कि हम नए डिस्ट्रिक्ट बना सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट को, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। ठीक है, या तो वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू कर सकते हैं या स्टेट असेंबली के थ्रू। ठीक है, मतलब चीफ मिनिस्टर कर सकता है या तो स्टेट असेंबली, मतलब जो वहाँ की विधानसभा होगी। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, हाउएवर व्हेन स्टेट्स वांट टू, यहाँ पे जब स्टेट्स को अगर चेंज करना है किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नाम या रेलवे स्टेशन को, तो यहाँ पे इनको एनओसी चाहिए होगा फ्रॉम बड़ी सारी मिनिस्ट्रीज़ और एजेंसी, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, आईबी हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हो गया। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो लास्ट चीज़ है याद करने के लिए वो है कैसे स्टेट फॉर्मेशन होता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है यूनियन गवर्नमेंट को कि वो नए स्टेट्स को क्रिएट कर सकता है आउट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, या मर्ज कर सकता है एक स्टेट को दूसरे के साथ। इस प्रोसेस को बोला जाता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। तो बेसिस जो रीऑर्गेनाइजेशन होता है वो लिंग्विस्टिक हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है, एथनिक हो सकता है, या एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकता है। नए स्टेट्स जो होते हैं वो आर्टिकल 2, 3, 4 के हिसाब से होते हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे जो पार्लियामेंट है उसका रेफरेंस दिया गया है स्टेट असेंबली को, बट जो पार्लियामेंट है वो बाउंड नहीं है टू एक्सेप्ट और टू एक्ट अपॉन द व्यूज़ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। कोई भी लॉ जो इसमें मेंशन है वो उसमें ये है कि कुछ रिक्वायर्ड चेंज होंगे फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 366। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा 6 शेड्यूल जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है रिसेंटली एमपी, मतलब एमपी फ्रॉम लद्दाख डिमांडेड दैट द रीजन बी इंक्लूडेड इन 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो लद्दाख में कोई रीजन है यहाँ पे उसने डिमांड करी थी 6 शेड्यूल में आना चाहिए। 6 शेड्यूल में कौन कौन से चीज़ें आती है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन होता है आपका ट्राइबल एरियाज़ का, जो कि आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, ATMM आप ऐसे याद कर सकते हो। ये आपका आता है आर्टिकल 244 क्लॉज 2 के अंडर। ये अलाउ करता है कॉन्स्टिट्यूशन में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट या काउंसिल के जिसमें हायर ऑटोनॉमी है, और ये फ्रेम करता है प्रोविजन, सेफगार्ड करता है लैंड को, एम्प्लॉयमेंट को, कल्चरल आइडेंटिटी को, लोकल पॉपुलेशन की। इसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की बात करते हैं, DGP। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ करा था कि वो एंटरटेन कर रही है कोई भी एप्लीकेशन जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने फाइल करी है, और सीख करता है परमिशन, अपॉइंट करता है खुद के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को विदाउट UPSC इन्वॉल्वमेंट। पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट जो आया था पुलिस रिफॉर्म्स में, प्रकाश सिंह केस जजमेंट 2006 का, वो 2018 में मॉडिफाइड हुआ था। उसमें ऑर्डर करा था कि स्टेट्स को ज़रूरत है कि वो नाम भेजे DGP को कैंडिडेट्स ऑफ UPSC, जो कि पिक करेंगे 3 लोगों को या 3 कैंडिडेट को एलिजिबल नेम्स पे, बेस्ड ऑन कितना सीनियरिटी है, एक्सपीरियंस है, सर्विस रिकॉर्ड है और बड़े सारे क्राइटेरिया। स्टेट गवर्नमेंट देन सिलेक्ट करेगी कोई भी टॉप 3 कैंडिडेट जो प्रोवाइड करते हैं कैंडिडेट को मिनिमम 6 मंथ्स का सर्विस होना चाहिए उनके बीच में। इसके अलावा जो प्रकाश सिंह एंड और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था, उस कोर्ट ने बड़े सारे डायरेक्टिव्स दी थी जो बेसिकली रिकॉर्ड करते हैं पुट को, और ये डीप रूटेड प्रॉब्लम्स को देखते हैं, जैसे पॉलिटाइजेशन हो गया, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म हो गया, सिस्टमैटिक वीकनेस हो गया, जिसकी वजह से बहुत पुअर ऑल राउंड परफॉर्मेंस होती है, और ये बेसिकली पब्लिक सेटिस्फैक्शन पे करते हैं पॉलिसी के साथ। इसके अलावा यहाँ पे 7 डायरेक्टर्स जो सुप्रीम कोर्ट के, ये हम देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूट ऑफ स्टेट सिक्योरिटी कमीशन, फिक्स 2 ईयर टेन्योर फॉर DGP, 2 ईयर टेन्योर जो है SP और SHO का है। सेपरेट इन्वेस्टिगेशन एंड NLO फंक्शन सेटअप करता है पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड, सेटअप करता है पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल को,
सेटअप करता है नेशनल सिक्योरिटी कमीशन ऑफ सेंट्रल लेवल। ठीक है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सेक्शन 51 है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का। इसमें ये बोलता है बेसिकली जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी है वेस्ट बंगाल के, उन्हें सर्व करा एक कॉज नोटिस को बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री अंडर सेक्शन 51 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ये जो सेक्शन है प्रिस्क्राइब करता है पनिशमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्शन, जो रिफ्यूजल है, और कंप्लाई करता है डायरेक्शन जो दी जाती है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी या स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी या कोई भी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी अंडर द एक्ट। प्रोवाइड करता है 2 साल का लाइफ लाइक इम्प्रिजनमेंट इन केस रिफ्यूजल होता है कोई भी ऑर्डर, अगर ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करते। इसके अलावा जो नेक्स्ट और लास्ट न्यूज़ है इसकी, और फिर हम ख़त्म कर रहे हैं, वो है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज़ DLC। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने सेटअप करी थी, और ये बेसिकली ओवरसीज़ देखता है बड़े सारे पावर रिलेटेड स्कीम्स और यूनियन गवर्नमेंट की। कमेटी कंप्राइज करती है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो डिस्ट्रिक्ट में भी है एज अ चेयरपर्सन, और अदर्स MPs जो डिस्ट्रिक्ट में है एज अ को चेयरपर्सन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जैसे मेंबर सेक्रेटरी, और बड़े सारे जितने भी स्टेट ड्यूटी है वो मॉडिफाई करते हैं, इंश्योर करते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमेटी, जो इसके इंटरमीडिएशन आते हैं MOP के। ये हो रहा है इन ऑर्डर टू इंश्योर कि इन्वॉल्वमेंट और ओवरसाइट जो लोगों का हो रहा है इन द प्रोसेस ऑफ पावर सेक्टर रिफॉर्म्स और इम्प्लीमेंटेशन होता है उनकी कंट्री में। गवर्नमेंट इनिशिएटिव पावर सेक्टर की अगर हम बात करें तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना है, फिर आपका इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम है, फिर आपका सौभाग्य स्कीम है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। रिसेंटली कैबिनेट अप्रूव करा है 3.03 ट्रिलियन का रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। ये एक रिफॉर्म करता है बेस्ड ऑन रिजल्ट लिंक्ड स्कीम। इसका बेसिकली एम है ये इम्प्रूव करता है ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी देखता है डिस्कॉम्स की। पावर डिपार्टमेंट देखता है एक्सक्लूड करता है प्राइवेट सेक्टर्स को, डिस्कॉम्स को, और इसकी वजह से एक रिजल्ट करता है लिंक विद फाइनेंशियल असिस्टेंस डिस्कॉम्स को। तो इसी के साथ ही न्यूज़ खत्म होती है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।